हेलो बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स के एक और वीडियो में आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अराउंड हम लोगों ने काफ़ी सारे थियरीज डेवलप करी। उसके अलावा हमने पोटेंशियल फील्ड फंक्शन देखा था, ठीक है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन को यूज करते हुए गॉस लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो दो थियरीज को मर्ज करेंगे और उसको बोलेंगे कि यही गॉस लॉ है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यह था कि अगर स्पेस में कहीं पे भी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो जो नंबर ऑफ लाइंस है उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स, जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, दिस इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, प्लीज ध्यान से समझिए। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं और ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होता। ये गोल्डन रूल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आप लोग कभी ये मान के चलिए मत चलिए कि हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो नंबर ऑफ लाइंस होती है, इस नंबर ऑफ लाइंस पे अगर मैंने कुछ ऐसा सरफेस बनाया जिस सरफेस के ऊपर ये फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर है, मतलब अगर आप उस सरफेस के ऊपर एक ऐसा एंगल ड्रॉ करेंगे तो लेट्स से दिस सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड लाइंस, तो उस केस में जो फ्लक्स डेंसिटी है इस और फ्लक्स पर यूनिट एरिया है वही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। मतलब आप ऐसे समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to flux per unit area और flux is equal to, और ये यूनिट एरिया इस परपेंडिकुलर यूनिट एरिया होना चाहिए, परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को हटाने के लिए हम लोगों ने कहा ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। एक बार फिर से मैं आपको इसका डेरिवेशन दिखा देता हूं। जैसे कि मेरे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अच्छा, अब मेरे पास एक सरफेस है जो कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है, जिसका लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे बनेगा, इसका एरियल वेक्टर कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से दो एरिया वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। लेट्स से अगर मैं कहता हूं ये मेरा एरिया वेक्टर है, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। लेट्स से दिस इज माय एरिया वेक्टर और इनके बीच का इस एंगल को हम थीटा कहते हैं। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो आप बस थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखिए कि अगर मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया, सो दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है, दिस एंगल विल बी थीटा, एंड जस्ट बिकॉज ये एरिया वेक्टर इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये जो L जहां पे लिखा हुआ है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज अगेन थीटा। ये एंगल फिर से थीटा हो गया, ठीक है। फिर से देखो, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, और इस प्लेन के ऊपर ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा। आप ऐसे समझिए कि अगर ये एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसका मतलब है वो इस लाइन के ऊपर, मतलब हमेशा ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, इस प्लेन पे जितने भी लाइंस होंगे उस सब के ऊपर ये एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो दिस इज 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये फिर से थीटा एंगल बनाएगा। और अगर ये L है तो ये लेंथ हो जाएगा L cos थीटा।
तो ये लेंथ है L cos थीटा और ये लेंथ है B। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला एरिया है, दिस एरिया विल बी BL cos थीटा। सो दैट मीन्स BL क्या था? BL was दिस एरिया। BL तो ये एरिया माना जा रहा था, तो BL का मतलब है A cos थीटा। जो परपेंडिकुलर एरिया है वो हो गया A cos थीटा। तो इसलिए फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया टाइम्स cos थीटा। तो इतने नंबर ऑफ फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है जिसको और बेटर तरीके से ऐसे लिखा जाता है, फ्लक्स इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया एंड दैट यूनिट एरिया इज परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लक्स डेंसिटी और एरियल फ्लक्स डेंसिटी वेयर द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड लेंथ। तो अब इन दोनों को यूज करते हुए, मतलब एक ये थियरी है और दूसरा थियरी मैं दिखाता हूं। दूसरा थियरी कहता है स्पेस में कभी भी कोई क्यू चार्ज को रख दो तो इस चार्ज से निकलने वाली जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस है, ऐसे लाइंस निकलती है, ये जो नंबर ऑफ लाइंस है ये इनफाइनाइट नहीं होती। फिर से मैं बता रहा हूं, ये लाइंस इनफाइनाइट नहीं होती। कितना होता है? किसी भी क्यू चार्ज से कितने लाइंस निकलेंगे? जो नंबर ऑफ लाइंस निकलेगा और जब फ्लक्स वो निकलेगा, दैट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आई एम सेइंग टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। अब इन दोनों को मर्ज करना है, इन दोनों को मर्ज करना है। कैसे? तो वो कहता है कि सपोज इसके आसपास मैं ऐसा एक 3 डायमेंशनल सरफेस ले लेता हूं। मतलब यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज को एक सरफेस से अगर हम घेर दिया, चारों तरफ के सरफेस से घेर दिया, ठीक है, ऐसा एक बलून से घेर दिया, ठीक है, वो सरफेस कैसा भी हो सकता है। तो अगर हमने घेर दिया इस तरह से और हर छोटे छोटे एरिया, जैसे ये छोटा सा एक एरिया सेगमेंट यहां पे इस सरफेस के ऊपर, सो लेट्स से अगर मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया काटा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, तो इस छोटे से एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इतने से एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स मुझे मिल जाएगा। अगर ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये रहा मेरा एरिया, और एरिया वेक्टर कुछ इस ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ इंक्लाइंड सा ही मान लेते हैं, तो इस छोटे से एरिया में से जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स निकलेगा, दैट विल बी माय फ्लक्स फ्रॉम दैट स्मॉल एरिया। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट का पोजीशन मान लिया, इस पॉइंट पे लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 और ये जो छोटा सा सरफेस काट के रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से है जिसको हम कहेंगे dA1। ठीक है, तो कहता है dA1 इंटू एरिया 1 इंटू cos थीटा 1, लेट्स से ये थीटा 1 है। तो अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे d∅1 मिलेगा। d∅1 का मतलब इसके थ्रू पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ लाइंस, इस छोटे से एरिया के थ्रू पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ लाइंस। फिर उसी तरह से हम इस एरिया में भी देखेंगे, तो इस एरिया में लेट्स से एरिया वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस, dA2 और ये एंगल है थीटा 2 और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E2। तो अगर हम वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये हो गया E1, सॉरी दिस इज E1, ठीक है, तो ये हो गया E2 इंटू स्मॉल एरिया dA2 इंटू cos थीटा 2, ये मुझे दे देगा उस एरिया का फ्लक्स d∅, यहां से पास होने वाले टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ये यहां से दे देगा। और ऐसे करते हुए अगर मैं सबका छोटे छोटे एरिया का ये सारे छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड कर दूं, तो इस पूरे सरफेस से निकलने वाले टोटल फ्लक्स मुझे मिल जाएगा। इस क्यू चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स अगर मैंने सबको ऐड कर दिया तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो d∅1 प्लस d∅2 प्लस सो ऑन प्लस d∅n फॉर द एंटायर थिंग, क्लोजिंग द सरफेस, मतलब मेरा सरफेस क्लोज हो जाना चाहिए।
क्लोजिंग सरफेस, ठीक है, और मैं ऐसे कर रहा था क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब है कि वो जो सरफेस है उसके पास कहीं छेद नहीं होना चाहिए, कि उतने एरिया को हमने कवर नहीं किया तो उतने एरिया से जो फ्लक्स निकल जाएगा वो फिर काउंट नहीं हुआ ना, तो मेरे को पूरा सरफेस को ही क्लोज रखना है। सो टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो हमेशा Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो छोटे 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 फ्लक्स को जब हमने ऐड किया तो हम लोग लिख सकते हैं E1 dA1 cos थीटा 1 प्लस E2 dA2 cos थीटा 2 सो ऑन। अगर हम ऐसे करते चले जाए प्लस n टर्म्स तक, शुड गिव मी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो वैल्यू है इसको हम लिखते हैं इंटीग्रल टोटल E वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, डॉट कर देते हैं बिकॉज ये एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट है। अगर हमने इंटीग्रेट किया तो इसका मतलब है इंटीग्रेट का एक लिमिट होगा, कहां से कहां तक, ए से बी तक कुछ एक होगा। बट जैसे हम इसको सर्कल कर देंगे यहां पे, इसका मतलब है पूरा जो सरफेस है वो क्लोज हो जाना चाहिए, मतलब एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से इंटीग्रेट करें कि सरफेस का कोई भी पॉइंट मिस ना हो, वो सारे छोटे छोटे डीए एरिया जो है वो सारा का सारा कवर करना चाहिए इस पूरे सरफेस के लिए। तो दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस ने ये इक्वेशन दिया, बट इसका एक्चुअल मतलब है ये है छोटा सा फ्लक्स E डॉट डी, छोटा सा फ्लक्स, और ऐसे ही छोटे 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 जो फ्लक्स है वो पूरे सरफेस के लिए ऐड कर लो, पूरे सरफेस के लिए ऐड कर लो। तो टोटल फ्लक्स कितना बनेगा, द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ऐसे छोटे छोटे सरफेस में से जितने टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगे उन सारे लाइंस को टोटल ऐड करोगे तो वो हमेशा Q बाई एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, और वो हमेशा इनफाइनाइट नहीं निकलेगा। ये एक्चुअली गॉस ने कहा था, ठीक है। तो गॉस लॉ बेसिकली ये कहता है E डॉट डी विच इज स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, उसको टोटल ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड करो, दैट मींस इंटीग्रेट करो छोटे छोटे फ्लक्स, इस तरह से इंटीग्रेट करो कि हर एक छोटे छोटे सरफेस कवर अप हो जाए, इसलिए वो सर्कल लगाया गया, एक भी छोटा सा एरिया मिस नहीं होना चाहिए। दैट गिव्स यू द टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स किसी भी चार्ज से हमेशा Q बाई एप्सिलॉन नॉट में ही निकलता है, ठीक है। अगर हाँ मतलब ये एप्सिलॉन नॉट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो वैक्यूम है, वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन कर दोगे, ठीक है, या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी भी डाल दोगे, ठीक है। बट अभी हम वैक्यूम के केस को लेके चल रहे हैं, तो Q बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, और Q बाई एप्सिलॉन इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स। फिर से बता रहा हूं कि किसी भी चार्ज से जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकलती है वो हमेशा Q बाई एप्सिलॉन होता है, इसलिए टोटल फ्लक्स इज Q बाई एप्सिलॉन, और उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है मैथमेटिकली। और इस डेफिनेशन के बेसिस पे और इस गॉस लॉ के बेसिस पे आगे जाकर के अभी हम कुछ टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स फिर से निकालेंगे। बट वो करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस जरूर करना चाहेंगे, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई एंड नीट दोनों में ही ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, जेई एंड नीट दोनों में ही क्वेश्चन आता है। और मेरे हिसाब से गॉस लॉ का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे ज्यादा बनता है, बिकॉज बाकी तो डेरिवेशन है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो आप देखिए ये क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने भी गॉस लॉ को देखा, अब इस गॉस लॉ के बेसिस पे ना दो तरह के क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, ठीक है। बन तो बहुत तरीके से सकते हैं, बट दो मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि आपके सामने एक ऐसा सिस्टम होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और एक सरफेस दे दिया गया, बोलेगा कि इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है। पहला क्वेश्चन वो आएगा। सेकंड क्वेश्चन होगा जहां पे एक पॉइंट चार्ज सिस्टम दिया होगा और एक सरफेस दिया होगा, बोलेगा कि उस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ये दो मेन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो दोनों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लक्स ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, फॉर एनी सरफेस, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, ठीक है, ध्यान से देखो,
कि आपके सामने ना एक ऐसा रैंडम सा एक मैंने शेप बनाया, ठीक है, एक इस तरह का रैंडम सा मैंने एक शेप बनाया। ठीक है, एक इस तरह से रैंडम सा शेप बना हुआ है। अब इधर से किसी ने कहा कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो बताना है कि इस बॉडी के थ्रू कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है तो प्लीज ध्यान से देखो, अगर कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे तरफ आता है तो मुझे कितना फ्लक्स मेरे बॉडी को क्रॉस करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? क्या मेरे ओवरऑल कर्व सरफेस पे, क्या ओवरऑल कर्व सरफेस पे, या फिर मेरे प्रोजेक्टेड सरफेस पे? मतलब यहां से लेके यहां तक ये एरिया को अगर मैं कैलकुलेट करूं, मतलब मेरे बॉडी का इतना एरिया को अगर मैं कैलकुलेट करूं, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। किस पे डिपेंड करेगा? तो लेट्स सपोज करो यहां से हजारों तीर आ रही है, ठीक है, और मैं इस तरह से खड़ा हूं, मैंने अपने पेट को बाहर निकाला तो नंबर ऑफ लाइंस जो पास करेगा, और पेट को मैंने अंदर किया तो जो नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा वो सेम होगा, डिफरेंट होगा? द आंसर इज सेम। इस एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंड करता है कि अगर मैंने अपना हाथ फैला लिया या कम कर दिया, ये जो एरिया चेंज हो सकता है। अगर मैंने दोनों हाथों का ऐसे कर लिया तो नंबर ऑफ तीर वो मुझे कम पास करेगा, और अगर मैंने हाथों का ऐसे फैला दिया तो मेरा एरिया बढ़ गया साइड से हॉरिजॉन्टली, तो ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और मैंने यहां पे एक स्क्रीन लगाया, इस स्क्रीन पे अगर मैं इसको सन रेज की तरह ट्रीट करूं, सनलाइट की तरह ट्रीट करूं, और उस सनलाइट की वजह से यहां पे जो शेप बनेगा उस शेप का एरिया जो भी होगा उस एरिया पे ही ये नंबर ऑफ लाइंस डिपेंड करेगा। सो दिस एरिया इज टेक्निकली कॉल्ड प्रोजेक्टेड एरिया। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ लाइंस जो आपको क्रॉस करेगा, वो हमेशा इस एरिया पे डिपेंड करेगा, ना कि इसके टोटल कर्व सरफेस पे, उस पे कभी नहीं डिपेंड करेगा। तो अगर मैंने लेट्स सपोज करो आपके सामने कहा ये रहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है और पूरे स्पेस में है, और इसके सामने मैंने आपके पास एक स्फीयर रख दिया, उस स्फीयर का रेडियस है r, उस स्फीयर का रेडियस है r। तो जो नंबर ऑफ लाइंस इसको क्रॉस करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? अगर सपोज करो आप कहते हो कि नहीं, इसका जो सरफेस है उसका टोटल सरफेस एरिया 4πr² पे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है जो नंबर ऑफ लाइंस है, अगर मैं यहां से काट के थोड़ा ऐसे कर दूं तो नंबर ऑफ फ्लक्स चेंज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो इस सरफेस, ऐसे जो कर्व सरफेस है उस पर कभी डिपेंडेंट ही नहीं है। उसका क्या होगा कि अगर इसको आप सनरेज की तरह ट्रीट करो और यहां पे अगर आप एक स्क्रीन रखते हो, यहां पे अगर आप स्क्रीन रख देते हो, इस स्क्रीन की वजह से यहां पे एक शैडो बनेगा। द शैडो ऑफ ए स्फीयर इज अ सर्कल, अगर उसके ऊपर परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है तो, ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी इंक्लाइंड से जा रहा है। तो शैडो जो भी मेरे सनरेज आ रहे हैं उस सनरेज के परपेंडिकुलर में मुझे स्क्रीन को रखना है, तो उसकी वजह से जो शैडो बनेगी, यहां पे एक शैडो बनेगा ऐसा, ये जो शैडो है ये एक सर्कल की तरह बनेगा। तो आपको ये इमेजिन करना है कि इस सरफेस का परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड लाइन जो सरफेस होगा, स्क्रीन होगा, उस पे जो शैडो बनेगा वो किस तरह का बनेगा। अगर वो सर्कल है तो इसका रेडियस, अगर इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r होगा। तो इसका जो एरिया है, दिस एरिया विल बी πr²। तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया और परपेंडिकुलर एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। So that becomes flux equals to E into πr²। तो इतना फ्लक्स इसके थ्रू पास करेगा। अगर ही सेम क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने ये सब कुछ नोट कर लिया, ठीक है।
अगर मैं इस तरह से कर दूं कि ये आपके सामने ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और आपके सामने इस तरह से कोन है, कोन रखा हुआ है जिसका रेडियस है r और हाइट है h। रेडियस इज r, हाइट इज h। तो इसको कितना फ्लक्स इसके थ्रू क्रॉस करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट है, तो कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा वो इसके कर्व सरफेस एरिया पर डिपेंडेंट नहीं होगा। टेक्निकली आप ऐसे समझो कि अगर मैंने इसके अराउंड फिर से एक स्क्रीन लगा दी और सन रेज मान लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जितना इसके ऊपर शैडो बनेगा, द शैडो एक ट्रायंगल के शेप में होगा। मैं 3D में दिखा रहा हूं, बट इस तरह से ट्रायंगल का शेप बनेगा, मतलब जो शैडो बनेगी वो ट्रायंगल होगा। उस ट्रायंगल का ये लेंथ होगा r और ये लेंथ होगा r और ये हाइट होगा h। तो बेस हो गया 2r, तो प्रोजेक्टेड एरिया is equals to half into base into height, so that is RH। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is always electric field intensity into area projected, so that is E, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, into RH, तो इतना ही फ्लक्स इस सरफेस को क्रॉस करेगा। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया है। ठीक है, इसी तरह से फटाफट एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, आपके पास इस तरह से एक सेमी सिलेंडर रखा हुआ है जिसका रेडियस है r और ये लेंथ है l। तो इसके थ्रू अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो इसको क्रॉस करेगा वो कितना होगा। तो आप सीधे यहां पे एक स्क्रीन बनाओ, यहां पे ये एक सेमी सर्कल सा ही इसका एक शैडो होगा, इसका जो शैडो होगा दैट विल बी अ सेमी सर्कल, और इस शैडो का रेडियस है r। तो हम लिख सकते हैं एरिया प्रोजेक्टेड इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, जो कि पूरे सर्कल का होता है, तो हाफ सर्कल का होगा पाई r स्क्वायर बाई 2। तो फ्लक्स विल बी E पाई r स्क्वायर बाई 2। बस ये हो गया। अगर मैंने कहा कि इसी को ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया और लेट्स से दिस इज E डैश, ये जो वैल्यू आया, ये जो फ्लक्स है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पे अगर, तो हमें यहां पे सरफेस बनाना पड़ेगा और इस सरफेस पे ये एक रेक्टेंगल की तरह आएगा, ठीक है, जिसका लेंथ होगा L और ब्रेड्थ होगा 2r। तो फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया विच इज दिस एरिया, दैट इज 2LR। तो ये हो गया फ्लक्स। तो इस तरीके से अगर आपके सामने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स निकालने को बोल दिया जाए कि बताओ उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी शेप के थ्रू कितना फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, तो आप उसका प्रोजेक्टेड एरिया के थ्रू आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हो। और प्रोजेक्टेड एरिया हमेशा जिस डायरेक्शन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलरली आपको एक सरफेस बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे सनलाइट होती, सन रेज होता, तो उसका शैडो उस स्क्रीन पे किस तरह से बनता। उस शैडो का एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपसे किसी ने कहा कि बताओ इस कोन में जहां पे रेडियस r और हाइट h था, अगर इधर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E दे दिया जाए और दूसरे केस में इसी सेम कोन में रेडियस r, हाइट h और इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए विद सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A, तो दोनों का फ्लक्स का रेशियो क्या होगा, दोनों फ्लक्स का रेशियो क्या होगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, दोनों का फ्लक्स निकालना है। दिस विल बी अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, दिस लेंथ विल बी 2r, दिस इज हाइट h, तो E 2RH इज माई फ्लक्स 1। और यहां पे अगर हम करेंगे तो इस यहां पे एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस होगा r, तो यहां का फ्लक्स होगा E इंटू पाई
आर स्क्वायर, तो दिस इज फ्लक्स 2, तो फ्लक्स 1 बाय फ्लक्स 2, ये आपको करना है। किसी ने कहा कि ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई पास हो रही है, ई, इसका रेडियस है आर, और दूसरे केस में यहां पे एक हेमिस्फीयर है और यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई पास हो रही है, दोनों, इस हेमिस्फीयर का रेडियस और इस स्फीयर का रेडियस दोनों आर है। तो इन बोथ द केसेस फ्लक्स का रेशियो कितना होगा, तो फ्लक्स का रेशियो 1 होगा, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन भी एक सर्कल बनेगा विथ रेडियस आर, इसका प्रोजेक्शन भी एक सर्कल बनेगा विथ रेडियस आर, तो जो दोनों का प्रोजेक्टेड एरिया है वो सेम होगा, इस वजह से फ्लक्स दोनों केस में सेम रहेगा। तो ये है आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप फ्लक्स निकालना सीखते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज सिस्टम है तो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स किसी सरफेस को क्रॉस करता है। जब एक बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, अब हम देखते हैं फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, ठीक है, वो सिंगल चार्ज भी हो सकता है और मल्टीपल चार्जेस भी हो सकते हैं। अब सबसे पहला जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है, अब ये देखो, यहां पे आपके पास एक चार्ज Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2 और यहां पे एक चार्ज है Q3, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। किसी ने आपसे कहा कि बताओ कि इस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इस सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ये आपके पास कहानी है। तो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं ये मान के चलता हूं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो और ये Q1 की वजह से लेट्स से 10 लाइंस निकलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे 10 लाइंस निकली Q1 की वजह से, ठीक है। Q2 की वजह से लेट्स से 5 लाइंस निकलती है, 1 2 3 4 5 हो गया 5 लाइंस, और Q3 की वजह से लेट्स से 6 लाइंस निकलती है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 लाइंस। अब ये ओवरलैप को भूल जाना कि लाइक ऐसा ओवरलैप करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, वो पॉसिबल नहीं है, बट आप ध्यान से देखो, जो ध्यान देने वाली बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया क्या, हाँ एक एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसके थ्रू 11 लाइंस है, ठीक है, इसके थ्रू 11 लाइंस है, इसके थ्रू 5 लाइंस है और इसके थ्रू 6 लाइंस है, ठीक है। तो 11 लाइंस और इसके थ्रू 1 2 3 4 5 5, और इसके थ्रू देखो एक लाइन एंटर किया और एक लाइन बाहर निकल गया, तो इफेक्टिवली इसकी वजह से एक एंटर किया एक निकल गया, इसकी वजह से भी एक एंटर किया एक निकल गया, तो जितना एंटर किया उतना ही निकल गया, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 0। तो इसका मतलब है इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया, मतलब एक निकला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 11 + 5 16 निकले, और यहां से एक एंटर किया एक निकला, एक एंटर किया और एक निकल गया, तो जितना एंटर किया उतना ही निकल गया फॉर Q3, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो जब भी आप किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालने को कहेगा, किसी सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालने को कहेगा, तो उस सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं उस पर डिपेंड करेगा कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल फ्लक्स विल बी चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में Q1 + Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक और सिनेरियो देखते हैं, यहां पे आपके पास है 2Q और यहां पे आपके पास है -Q, 2Q एंड -Q।
किसी ने कहा कि बताओ इस सरफेस के थ्रू कितने फ्लक्स बाहर निकले, ये क्लोज है, ठीक है, कितना फ्लक्स निकलेगा। तो देखो सबसे पहले इसको कितने फ्लक्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है, जाके स्टॉप हो जाती है, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, तो यहां से निकलेगा और यहां जाके खत्म होगा। इस पे कितने जाके मर्ज करेंगे, इस पे हमेशा Q बाई एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ लाइंस मर्ज करेंगे, ठीक है, इस पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ लाइंस मर्ज करेंगे, और इससे कितने निकलेंगे, इसमें 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे। ठीक है, तो देखो अगर इसकी जरूरत Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट की है और ये सप्लाई कर सकता है 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसने क्या किया, 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट में से Q बाई एप्सिलॉन नॉट इसके अंदर डायरेक्टली एंटर करवा दिया, बचा हुआ जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है वो बाहर चला गया। तो इसका मतलब है इस सरफेस के थ्रू टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स कितना पास करेगा, Q बाई एप्सिलॉन। अच्छा, ऐसा भी होगा कि इसमें से ऐसा एक लाइन जाएगा और ऐसे एंटर करके खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके, तो जितने निकले उतना ही एंटर भी कर गया। तो इफेक्टिवली ये जितना भी इसको पास ऑन करेगा उस फ्लक्स का रोल खत्म, क्योंकि अगर वो एग्जिट होगा तो एंटर भी करेगा। हमें सिर्फ वो लाइंस देखना है जो इस नेगेटिव Q तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, तो ऐसे लाइंस जो इंफिनिटी को जा रही है। तो इससे जो टोटल फ्लक्स निकला 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें से Q बाई एप्सिलॉन नॉट इस नेगेटिव चार्ज ने डायरेक्टली कंज्यूम कर दिया, बचा हुआ Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी को चला गया, वही इस सरफेस के थ्रू पास हो रहा है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा बताओ फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स इसके अंदर का टोटल चार्ज दैट इज 2Q माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। देखो यहां पे आपके पास है 2Q और लेट्स से यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2 और यहां पे एक चार्ज है Q3, ठीक है, और एक सरफेस ये बनाया, ठीक है। इस सरफेस पे एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ठीक है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, और ये जो टोटल सरफेस है, इस टोटल सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, वो जो टोटल फ्लक्स है, द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, वो कितना होगा और किस किस चार्ज पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा सिर्फ Q2 और Q3 पे, और टोटल फ्लक्स निकलेगा इतना, ये तो पता चल गया। बट फिर पूछेगा कि पॉइंट A और पॉइंट B पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसके पीछे किसका किसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये सरफेस पे Q2 और Q3 की वजह से ही तो फ्लक्स काउंट हो रहा है, तो A पे इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q1 का होगा नहीं। बट ऐसा नहीं है, देखो इस Q1 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे काउंट होगा, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर यहां से एंटर किया तो एग्जिट भी कर जाएगा, इसलिए ओवरऑल सरफेस पे उसका फ्लक्स कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। बट एट दिस पॉइंट A इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस तीनों का ही काउंट होगा। सेम गोज फॉर B, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भी और इलेक्ट्रिक, तो तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी गिवन पॉइंट तीनों की वजह से होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी गिवन पॉइंट तीनों की वजह से होगा। बट अगर किसी टोटल सरफेस की बात करें, टोटल सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ एनक्लोज चार्ज की वजह से ही डिफाइन होता है। तो ये थी इसकी पहली कहानी। अब आते हैं जो इसका सबसे डिफिकल्ट वाला पोर्शन है, और आप ये कतई मत समझिए कि अगर ये डिफिकल्ट है तो नीट में नहीं आएगा, बिकॉज सीबीएसई में एक
क्वेश्चन है इसके अराउंड, ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ये समझिए कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, अगर आपके पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो बताना है इस स्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है। वेरी वेल, आपको पता चल गया कि जो टोटल फ्लक्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस, आप ऐसे समझ लिए, दिमाग में डाल लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस को ही फ्लक्स कहते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकल रही है दैट इज Q/ε0, ठीक है। इस चार्ज को आप यहां पे रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट अगर लेट्स सपोज करो आपके पास एक ऐसा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के बेस के सेंटर पे आपने एक चार्ज रख दिया Q, ठीक है। लेट्स से दिस हाइट इज h एंड दिस रेडियस इज r। तो बताना है ऊपर का ये जो सरफेस है, दिस सरफेस, इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। तो देखो आप ऐसे समझो, जब इस Q चार्ज के थ्रू फ्लक्स निकल रहा है, तो ये जो फ्लक्स है ना, वो 3 डायमेंशनल शेप में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो हम लोगों का फोर्थ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था कि अगर ऐसा एक चार्ज रहे तो ये एंगुलर सेपरेशन इज कांस्टेंट, तो ये एंगुलर सेपरेशन हमेशा ही सेम होगा। ये जो एंगुलर सेपरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये हमने पहले बताया था। इसका मतलब है 3 डायमेंशनल स्पेस में जब वो फ्लक्स निकल रहा है चारों तरफ, तो वो यूनिफॉर्मली निकलेगा। जब 3 डायमेंशन में निकलता है तो टोटल फ्लक्स अगर फाई निकला, टोटल फ्लक्स अगर फाई निकला, कितने सॉलिड एंगल से निकल रहा है, तो 3 डायमेंशन का टोटल सॉलिड एंगल इज 4 पाई, तो दिस इज 4 पाई। तो अब इस फ्लक्स को हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं Q/ε0, सो दिस इज कॉल्ड फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो यूनिट सॉलिड एंगल से हमेशा इतना ही लाइन पास करेगा। मतलब अगर आपके पास एक छोटा सा सॉलिड एंगल ले ले और इस सॉलिड एंगल का वैल्यू, इस सॉलिड एंगल का वैल्यू 1 है, दिस इज 1 स्टे रेडियन, अगर ये 1 स्टे रेडियन है और यहां पे Q चार्ज रखा हुआ है, तो इससे हमेशा जो नंबर ऑफ लाइंस पास करेगा दैट इज Q/4πε0। मतलब यहां से जो लाइंस पास कर रही है, यहां पे अगर यूनिट सॉलिड एंगल बना ले, तो इस यूनिट सॉलिड एंगल के थ्रू जो नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी वो हमेशा इतना ही होगा। मतलब यूनिट सॉलिड एंगल के थ्रू जो नंबर ऑफ लाइंस पास करती है वो इतना ही होता है। तो अगर 1 यूनिट सॉलिड एंगल से x नंबर ऑफ लाइंस पास करती है, तो 2 सॉलिड एंगल से 2x लाइंस पास करेगा, 3 सॉलिड एंगल से 3x लाइन पास करेगा, 4 सॉलिड एंगल से 4x लाइन पास करेगा, n सॉलिड एंगल से nx लाइंस पास करेंगे। तो अब आपको बताना है कि इसके थ्रू टोटल कितने फ्लक्स पास कर रहा है। तो बहुत आसान हो गया ना। अब हमें बेसिकली एक ऐसा कोन बनाना है, और हमें पता है कि सारे के सारे लाइंस इस सरफेस के थ्रू ऐसे ही तो पास करेंगे। तो अगर हमें किसी तरह से इसका सॉलिड एंगल पता चल जाए, और ये है मेरा फ्लक्स पासिंग पर सॉलिड एंगल, यूनिट सॉलिड एंगल, मल्टीप्लाई कर देंगे उस सॉलिड एंगल के साथ, तो काम खत्म। और हम लोगों ने ये चीज बहुत पहले पढ़ा हुआ है कि सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू 2π1 माइनस कॉस ऑफ सेमी एंगल थीटा। दिस इज सेमी एंगल, मतलब अगर ये टोटल एंगल थीटा है, अगर ये टोटल एंगल है, सो हम सिर्फ इसको थीटा मानेंगे, दिस इज थीटा, ठीक है। सेमी एंगल को हम थीटा बनाएंगे, इस एंगल को, ठीक है। तो सेमी एंगल, तो उसकी वजह से मुझे ये टोटल सॉलिड एंगल मुझे मिल जाएगा। अब देखो, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस हाइट इज h,
this radius is r, this distance becomes l, which is root under h square plus r square, h square plus r square। अगर ये सॉलिड एंगल निकल गया, ठीक, ये लेंथ निकल गया, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos थीटा will be, sorry, let me change my marker, cos theta will be h whole divided by root under h square plus r square, तो my solid angle will be 2 pi 1 minus h upon root under h square plus r square। ये हो गया सॉलिड एंगल। अब आपको बताना है कि इसके थ्रू एक्चुअल में कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा। अगर आपको वो कैलकुलेट करना है तो दिस फ्लक्स phi is equals to q by 4 pi epsilon naught multiplied by this solid angle। ये है फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, यूनिट लेंथ से इतना फ्लक्स पास करता है, तो इस सॉलिड एंगल से 2 पाई 1 माइनस h अपॉन रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इतना ही। अब इसको आप काट दीजिए, पाई पाई काट दीजिए, 2 हो गया, तो q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h अपॉन रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इतना ही फ्लक्स क्रॉस करेगा इस सर्कुलर एरिया को। सिंपल था ना, ठीक है। तो आपको बस ये कंसेप्ट समझना है कि एक क्यू चार्ज में से एंगुलर सेपरेशन को कांस्टेंट रखते हुए जो टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलता है, तो टोटल 4 पाई से निकलता है। तो यूनिट सॉलिड एंगल से कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो यूनिट सॉलिड एंगल से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ फ्लक्स निकलते हैं, नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं। तो उस केस को अगर हम यूज करें तो आपको पता चल जाएगा किसी भी शेप से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, लेट्स से ये रहा मेरा वो सिलेंडर H, ये बेस में रखा हुआ है मेरा चार्ज Q, दिस रेडियस इज R। आपको बताना है ये जो कर्व सरफेस एरिया है, जो कर्व सरफेस एरिया है, इस कर्व सरफेस एरिया से कितने लाइंस पास होती होंगी, इस कर्व सरफेस एरिया से कितनी लाइंस पास होंगी, ठीक है। तो देखो एक चीज मैंने गलती, हाँ नहीं ठीक है, ओके दैट्स फाइन। अब देखो ऐसा समझते हैं कि यहां पे अगर ये क्यू चार्ज है, अगर यहां पे क्यू चार्ज है, मुझे इस कर्व सरफेस से निकालना है, इस कर्व सरफेस से निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इधर भी इक्वल हाइट का एक सिलेंडर बना देते हैं, इक्वल हाइट का एक सिलेंडर बना देते हैं H। आपके दो प्रॉब्लम्स एक ही बार में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको पूरे सिलेंडर का भी पता चल जाएगा, हाफ सिलेंडर का भी पता चल जाएगा। अब आपको पता चल गया इस एरिया में से कितना फ्लक्स निकला, ठीक है। वो कितना आया था, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस H अपॉन रूट ओवर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इतना फ्लक्स इसके थ्रू निकला। तो सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इसके थ्रू भी निकल जाएगा, तो इसके थ्रू भी कितना निकलेगा। सो जस्ट बिकॉज दिस साइड इज ऑल्सो H, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस H अपॉन रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, निकल गया। तो बचा, अब एक चार्ज में से टोटल कितने फ्लक्स निकलते हैं, एक चार्ज में से हमेशा टोटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ फ्लक्स ही निकलता है, Q बाई एप्सिलॉन नंबर ऑफ फ्लक्स ही निकलता है। तो अगर मैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट में से इस सरफेस का और इस सरफेस का माइनस कर दूं, तो जो बचा हुआ है वही साइड से निकलेंगी। दोनों सर्कुलर एंड का अगर मैं टोटल फ्लक्स में से हटा दूं, तो जो बचा हुआ फ्लक्स है, जो बचा हुआ फ्लक्स है वही कर्व सरफेस एरिया के थ्रू निकलेगा। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ये दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस H अपॉन
रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये निकल गया इस टोटल कर्व सरफेस एरिया में से। तो उसने पूछा कि बताओ इतने में से कितना निकलेगा, तो डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर में भी, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि सिर्फ इस सरफेस का बताओ कितना होगा, तो द आंसर विल बी q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 और ये 2 कर दिया, नीचे 2 आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h अपॉन रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये देखो ये अंदर जाते ही ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, और ये माइनस और ये खत्म हो जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विथ q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h अपॉन रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना ही फ्लक्स क्रॉस करेगा। ठीक है, इतना फ्लक्स इस सरफेस को क्रॉस करेगा। अगर उसने पूछा कि नहीं वो मिडिल पे रखा हुआ है, मिडिल में रखा हुआ है, तो बताओ, तो उस केस में कुछ इस तरह से होगी, मतलब सिंपली ऐसा समझो इसका डबल हो जाएगा। तो ये q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे q बाय एप्सिलॉन नॉट h अपॉन रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 2 कट गया, q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाय एप्सिलॉन नॉट खत्म, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू h अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से एक चार्ज को अगर हम एक सिलेंडर के किसी सरफेस के सेंटर पे रख दें तो कितना फ्लक्स क्रॉस करता है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, इसलिए मैं इसको काफी डिटेल में करा रहा हूं। आप एक और देखो, ठीक है, तो एक और देखते हैं क्वेश्चन। लेट्स सपोज करो आपके पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का रेडियस है r, ठीक है, और इससे किसी l डिस्टेंस दूर एक चार्ज रखा हुआ है q। तो किसी ने पूछा कि बताओ इस q चार्ज की वजह से इस हेमिस्फीयर को कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, इस q चार्ज की वजह से इस हेमिस्फीयर को। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि ओके ये दोनों ड्रॉ कर लो और देख लो कि लाइक इस सॉलिड एंगल में से कितना फ्लक्स पास हो जाता है। तो आपने कहा ओके q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल से पास हो रहा है, इनटू इसका सॉलिड एंगल कितना होगा, दिस सॉलिड एंगल इज 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये अगर थीटा है, सेमी एंगल थीटा है, तो अगर ये लेंथ है l, दिस लेंथ इज l, दिस रेडियस इज r, तो कॉस थीटा बिकम्स बेस, दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस रूट ओवर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इतना पास करेगा इसके थ्रू, इस हेमिस्फीयर। किसी ने आपसे पूछा कि बताओ अगर ये स्फीयर है और इसके सेंटर से फिर से l डिस्टेंस दूर, और जिसका रेडियस है r, जिसका रेडियस है r, बताओ इस q चार्ज की वजह से टोटल कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये देखो कि पहले केस में आपने कुछ यहां से लाइन बनाया था और इस लाइन को जब आप यहां से बनाओगे कुछ इस तरह से पास होगा, जबकि आपका फ्लक्स एक्चुअली यहां से टेंजेंट होता हुआ जाना चाहिए। आपका जो फ्लक्स है वो ये लाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। आपका जो फ्लक्स होगा वो हमेशा एक टेंजेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और टेंजेंट हमेशा यहां से 90 डिग्री बनाएगा, टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा। तो इस सॉलिड एंगल को आपको चेकआउट करना है, ठीक है। तो दिस लेंथ इज l, दिस इज r, दिस एंगल इज थीटा। तो अब देखो दिस इज l, तो दिस लेंथ बिकम्स रूट ओवर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो अब बनेगा फ्लक्स इक्वल्स टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, अब ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनस, तो बेस इज रूट अंडर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ये हो जाएगा अभी का फ्लक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कोई भी सॉलिड एंगल वाले क्वेश्चंस बहुत इजीली आप टैकल कर सकते हो। अब एनसीईआरटी में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट्स सपोज करो आपके पास एक
क्यूबिकल बॉक्स है, और इस क्यूबिकल बॉक्स के, अगर मैं इस क्यूबिकल बॉक्स को थोड़ा 3 डायमेंशनल बेटर बनाऊं, इस क्यूबिकल बॉक्स के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, सेंटर पे, एग्जैक्टली सेंटर पे, एग्जैक्टली सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। बताना है कि किसी भी एक सरफेस से, लेट्स से दिस इज द सरफेस, इस सरफेस के थ्रू, इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा, इस सरफेस को कितने लाइंस क्रॉस करेंगे। इस सरफेस को कितने लाइंस क्रॉस करेंगे। तो देखो सिंपल सा आंसर है कि अगर एक क्यू चार्ज में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ लाइंस निकलती है, या टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है 4 सरफेस से, तो हर सरफेस उसका, सॉरी 6 सरफेस से, तो हर सरफेस उसका 1/6 अमाउंट ऑफ फ्लक्स कंज्यूम कर जाएगा, 1/6 अमाउंट ऑफ फ्लक्स कंज्यूम कर जाएगा। तो इसका मतलब है इसके थ्रू हमेशा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस फ्लक्स ही पास करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से टैकल करते हैं। देखो जबकि ये कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है सॉलिड एंगल निकालने की। बट जब भी एक ऐसे शेप लेते हैं, ठीक है, ये लेट्स सपोज करें क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इस साइड से एक इनफाइनाइट शीट है, हर तरफ से ये इनफाइनाइट शीट है, और इस साइड से भी एक इनफाइनाइट शीट रख दी गई है, इनफाइनाइट शीट, हर तरफ से इनफाइनाइट। अब ये जो चार्ज है ये 2 इनफाइनाइट शीट के बीच में फंसा हुआ है, तो जो फ्लक्स निकलेगा, आधा फ्लक्स इस साइड को जाएगा, आधा फ्लक्स इस साइड को जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो शीट है ये हाफ सॉलिड एंगल को कवर कर रहा है, दैट इज 2 पाई, और ये हाफ सॉलिड एंगल को कवर कर रहा है, दैट इज Q बाई 2 पाई। तो इसका मतलब है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इस सरफेस के थ्रू, मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इस सरफेस के थ्रू। तो इस तरीके से आपको बस विजुअली समझना है कि ये सरफेस हाफ सॉलिड एंगल को कवर करता है, ये सरफेस हाफ सॉलिड एंगल को कवर करता है। ये डायग्राम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत ही गंदा बना है, बट दैट्स ओके। ठीक है, तो इस केस में भी जब हम लोगों ने देखा कि 6 सरफेस पूरे सॉलिड एंगल को कवर कर रहा है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब है एक सरफेस के थ्रू, एक सिंगल सरफेस के थ्रू Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स लाइन पास होगा। इसको और डिटेल में देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। बट उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि लेट्स सपोज करो एक ऐसा शीट रखा हुआ है, ये शीट रखा हुआ है एकदम नैरो थिकनेस का, मतलब जिसका थिकनेस ही 0 है, मतलब पेपर मान लीजिए, और इस पेपर के इस पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पे। तो बताना यह है कि इस सरफेस को कितने फ्लक्स क्रॉस करेंगे, इस सरफेस के इस पॉइंट पे अगर रखा हुआ है तो कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा। नहीं कर सकता ना, क्योंकि जितने भी लाइंस होंगे सब पैरेलल ही निकल जाएगा, कोई इसको कट ही नहीं करेगा, सब तो पैरेलल ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा। इस सरफेस के थ्रू कुछ भी नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा पैरेलल निकल जाएगा, नीचे से चला जाएगा, बगल से गुजर जाएगा, उस सरफेस को कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर आपके पास किसी सरफेस के ऊपर ही चार्ज लाई करता है तो उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 हो जाता है। ठीक है, उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0, मतलब आप समझिए ऐसा एक चार्ज रखा हुआ है जिसमें से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है या फिर तीर निकल रहा है, और उसी पॉइंट के पास एक पतली सी शीट रख दो, उस शीट को कितनी तीर भेद लेंगी? नहीं भेद सकता ना, बिकॉज उसका प्रोजेक्टेड एरिया ही 0 होगा, उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है वही 0 है। तो कभी एक थीन सरफेस के ऊपर जहां पे चार्ज हो उसके थ्रू फ्लक्स पास ही नहीं हो सकता। ये तो कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट को देखते हुए अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से
इस तरह से क्यूब है जिसका साइड लेंथ है a, क्यूब है जिसका साइड लेंथ है a, और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है q इस एज पे। तो बताना है कि हर एक सरफेस के थ्रू कितना कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, हर एक सरफेस के थ्रू कितना कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो देखिए इसके पास ना कितने सारे सरफेसेस हैं, तो पहले देख लेते हैं। ये एक सरफेस है जिसके ऊपर ये चार्ज बैठा हुआ है, इस सरफेस के ऊपर, मतलब अगर ये चार्ज इसी सरफेस के ऊपर है तो उसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा 0। ये एक सरफेस है जिस सरफेस पे भी ये चार्ज बैठा हुआ है तो इसके थ्रू भी फ्लक्स 0। फिर ये तीसरा सरफेस है जिसके ऊपर ये चार्ज बैठा हुआ है, इसके भी थ्रू फ्लक्स 0। अब कौन कौन से ऐसे सरफेस है जिसके ऊपर ये चार्ज नहीं बैठा हुआ है? सो लेट्स सी दिस सरफेस, ये चार्ज इस सरफेस के ऊपर नहीं बैठा हुआ है। दिस सरफेस, इस सरफेस के ऊपर भी ये चार्ज नहीं बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये सरफेस और ये तीसरा सरफेस है, इसके ऊपर भी वो चार्ज नहीं बैठा है। तो ये जो 3 सरफेस है, इन 3 सरफेस के थ्रू ही फ्लक्स आपका निकल सकता है। बट कितना फ्लक्स निकलेगा उसको बनाने के लिए आपको ना ज्योमेट्रिकली इसके शेप को कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे शेप को कंप्लीट करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले आप यहां से एक दूसरा क्यूबॉइड बना दो, ठीक है? जैसा क्यूबॉइड इधर था वैसे क्यूबॉइड यहां लगा दिया। फिर एक तीसरा क्यूबॉइड यहां बना दो, फिर एक चौथा क्यूबॉइड यहां पे बना दिया, ठीक है? ये क्यू चार्ज के नीचे ऐसे 4 क्यूबॉइड बना दिए और फिर इसके ऊपर भी 4 क्यूबॉइड और अटैच कर दिए हमने। मतलब आप ऐसा समझिए कि ये एक क्यूबॉइड है जिस क्यूबॉइड के सेंटर पे ये चार्ज को हम लेके आ गए, सॉरी सेंटर पे, मतलब ऐसा कुछ, ये सेंटर पे आ गया और टेक्निकली ये क्यूबॉइड इस तरह से ब्रेक हो रखा है मल्टीपल क्यूबॉइड्स में, ठीक है? फिर यहां से भी ऐसे ब्रेक हो गया, एकदम 3 डायमेंशनल लैटिस में है। तो अब ये देखो, इस क्यू चार्ज में से इस क्यूबॉइड को कुछ हिस्सा मिलेगा, इस क्यूबॉइड को कुछ हिस्सा मिलेगा, इस क्यूबॉइड को कुछ हिस्सा मिलेगा, इस क्यूबॉइड को कुछ हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 और उसके पीछे वाला 4, तो टोटल 8 क्यूब्स उसके आसपास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हर क्यूब के थ्रू 8 क्यूब, सो टोटल फ्लक्स निकला Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स पर क्यूब कितना निकलेगा? दैट इज Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 क्यूब्स आपने घेर दिया। अब वापस अपने सरफेस पे चले जाते हैं जहां पे हम इनिशियली थे, ठीक है? ये रहा मेरा ओरिजिनल क्यूब। तो इस क्यूब के थ्रू टोटल कितना फ्लक्स पास कर रहा है? टोटल जो फ्लक्स पास कर रहा है दैट इज Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब, इस क्यूब के थ्रू। तो और वो 3 सरफेस में फर्दर डिवाइड हुआ, बाकी 3 सरफेस, तीनों सरफेस में इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो फ्लक्स पर सरफेस कर लेते हैं, तो दैट इज Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट and then whole divided by 3, that makes it Q by 24 epsilon naught. So इतना फ्लक्स एक सरफेस के थ्रू पास करेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कभी कभी नीट में भी पूछा सकता है, जेई मेंस में पूछा जा सकता है, बट नीट में ज्यादातर जो फर्स्ट कराया था, ठीक है, जहां पे एक क्यूब के सेंटर में रखा हो, उसके आने के चांसेस ज्यादा है, इसके थोड़े कम है, बट कभी कभी पूछ के जाता है। अब हमारे फ्लक्स का आज का लास्ट क्वेश्चन,
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गॉस लॉ को यूज करते हुए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बट आज का लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सपोज करो आपके पास एक 3 डायमेंशनल यूनिवर्स है, ठीक है, ऐसा एक 3 डायमेंशनल यूनिवर्स है और 3 डायमेंशनल यूनिवर्स में आपके पास किसी a डिस्टेंस पे, मतलब a डिस्टेंस तक एक ऐसा सरफेस रखा हुआ है, किसी a डिस्टेंस पे एक ऐसा सरफेस रखा हुआ है और ये कहां तक जा रहा है, ये सरफेस आपका इंफिनिटी तक जा रहा है, ये सरफेस इस तरह से इंफिनिटी तक जा रहा है और आपके पास यहां से A और यहां से A पोजीशन पे यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ठीक है। तो आपको बताना है कि टोटल फ्लक्स इस सरफेस में से, मतलब सो दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस इज A, तो बताना है इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा है तो ये उतना ही आसान है। क्यों? ऐसे केसेस में आप हमेशा क्या करते हो, आप हमेशा कोशिश करते हो कि इसको किसी तरह से कवर कर दें। कैसे? हमने एक और सरफेस यहां लगा दिया, ठीक है, एक सरफेस इधर से भी बन गया, ठीक है, फिर एक यहां से भी सरफेस खींच दिया मैंने, मतलब सॉरी यहां से भी 2 सरफेस, ठीक है, फिर यहां से भी 2 सरफेस, फिर इधर से भी 2 सरफेस, तो एक इस तरह से, फिर दूसरा इस तरीके से, फिर तीसरा सरफेस इस तरीके से, चौथा ये, 5 6 7 8। तो इस क्यू चार्ज को हमने ऐसे कितने सरफेस, 8 सरफेस से इनक्लोज कर दिया, अब इस क्यू में से टोटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा, जिसमें से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो नीचे की तरफ चला गया और Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर की तरफ कितना गया? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इस 8 सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस 8 सरफेस से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हर सरफेस को कितना मिलेगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टोटल था, तो डिवाइडेड बाई 8 सरफेस, 8 सरफेस को इंडिविजुअली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो वो जो सिस्टम बनाया था हम लोगों ने कि अगर ये एक इनफाइनाइट शीट है और यहां पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये 1/8 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट सरफेस में से एक इनफाइनाइट सरफेस है। तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो हाफ यूनिवर्स को कवर कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 1/8, so that is Q बाई 16 एप्सिलॉन नॉट, इतना ही फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू पास करेगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप या ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट देकर के आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को दे सकता है, ठीक है। तो ये मुझे एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ठीक है। और ऐसे चाहे तो हम बहुत क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं अलग अलग शेप्स बना के, ठीक है। तो अगर आप अपने बुक्स पे खोजेंगे तो शायद इतनी डिटेल्स में इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे भी नहीं, जिसके लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स के बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए, देखिए मैंने कैसे किया है। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, और अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो मुझे ज़रूर बताइए आप लोग कमेंट्स करके, या फिर मेरे वेबसाइट में जाकर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला जाता है, और एक बार जब वो कवर हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे डिफरेंट स्फेरिकल केसेस, ठीक है, जिसके लिए आईआईटी में शायद सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेटेलिक स्फीयर हुआ तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक स्फीयर होगा तो क्या होगा, मेटेलिक स्फीयर होलो है तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक स्फीयर है होलो है तो क्या होगा। तो ये सारे बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। होप आपको फ्लक्स के ऊपर इतने सारे जो हमने क्वेश्चंस कराए आपको अच्छा लगा,
और अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इसको अपने दोस्तों तक और पहुंचाइए। थैंक यू।